आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने और समझने से पहले हमें इंडिया समझना पड़ेगा। इंडिया क्या होता है? तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया और उसकी टेरिटरी के बारे में बता रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के चैप्टर के नाम से। अब यूनियन एंड टेरिटरी में क्या दे रखा है, इसको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक डील किया गया। आर्टिकल 1 ये बात करता है कि ये डिक्लेरेशन कर रहा है, आर्टिकल 1 एक डिक्लेरेशन कर रहा है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये जो वर्ड है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इस पे बहुत चर्चा हुई कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा, यूनियन ऑफ स्टेट के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि इंडिया को हमने यूनाइट किया है बहुत सारे स्टेट्स को मिलाकर और फिर एक यूनिट बना दी है। इस चीज पे यह भी चर्चा हुई जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस वर्ड पे डिस्कशन हुआ कि वाई यूनियन ऑफ इंडिया, वाई नॉट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वाई नॉट कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इस चीज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन, इन तीनों शब्द का क्या मतलब है एक शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इसमें यह बात हुई कि फेडरेशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं है, तो इसमें अंबेडकर साहब ने यह बोला कि यार यहां पर ना यूनियन ऑफ इंडिया हमारी फेडरलिज्म को डिनोट कर रहा है। अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरेशन मींस डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अब सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा है या पावर का डिवीजन होता है उसे फेडरलिज्म कहते हैं, इसलिए हमने यूनियन ऑफ इंडिया लिया। एक चीज आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, हम जब फेडरलिज्म की बात करते हैं इंडिया में, हम प्योर फेडरलिस्ट नहीं हैं, हम लोग क्वाजी फेडरल हैं। क्वाजी फेडरलिस्ट का मतलब होता है वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। हमारे यहां पर जो पावर का डिवीजन है वो ज्यादा दे रखा है यूनियन को और कंपैरेटिवली थोड़ा कम दे रखा है स्टेट को, लेकिन दे सबको रखा है। इसके साथ साथ हमें यह याद रखना है कि अंबेडकर साहब ने यह कहा था, अंबेडकर साहब ने अपनी यह थ्योरी दी थी कि हम फेडरेशन की जगह यूनियन वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह बताता है फेडरेशन में क्या क्वालिटी होती है कि कोई व्यक्ति बैकआउट कर सकता है, कोई स्टेट बैकआउट कर सकता है, हम इंटैक्टेड रहेंगे, हम सोवरेनली कनेक्टेड रहेंगे। फिर इसके बाद दूसरी चीज, नेशनल यूनिटी को यूनियन ऑफ इंडिया ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करती है रेदर देन आपका फेडरेशन। तो ये रीजन था फेडरेशन शब्द को ना लेने के लिए। अब इसके बाद सेक्शन 1 में ही एक चीज आपको ये याद रखना है, इंडिया का नाम भी बताया गया। इस पर भी मैं एक सेपरेट एक शॉर्ट बनाऊंगा। इंडिया का नाम बताया गया, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया क्यों भारत है? इस भारत नाम के पीछे कितनी कंट्रोवर्सी हुई, इसके पीछे कितनी ज्यादा लड़ाई हुई, इसको आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हो। अब इस केस में क्या हुआ, इन्होंने ये कहा इंडिया भारत है। अब भारत के अंदर क्या क्या है, इसके लिए इनिशियली इन्होंने 4 कैटेगरी में स्टेट को बांटा गया था, ABCD, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। इसके साथ साथ ये याद रखना है कि 1956 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इन कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट से एक डिस्क्रिमिनेशन से क्रिएट हो रहा था, उसको हटाने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से सारे अलग अलग स्टेट्स को हटा के कॉमन एक स्टेट्स बना दिए, कोई कैटेगराइजेशन नहीं रखी और स्टेट बनाए, जिसके अंदर 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। आर्टिकल 1 के लिए आपको इतना पता होना जरूरी है। इसके बाद आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट की पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट की पावर होगी एडमिट और एस्टेब्लिश करने। अगर कोई नया स्टेट है जो नया एस्टेब्लिश करना है या एडमिट करना है, जैसे गोवा एडमिट हुआ, ठीक है, अगर कोई स्टेट एडमिट करना है, नया एस्टैब्लिश करना है, छत्तीसगढ़ बना रहा मध्य प्रदेश तोड़ के, तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? आर्टिकल 2 हमें पावर देता है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब हाँ, इसमें हमें यह याद रखना है, केस है आरसी पोदियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जब भी आप टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया ऊपर रखना है। ये आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, ये अपनी पावर का एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपको बेसिक स्ट्रक्चर और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखते हुए करना पड़ेगा। इसके बाद आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एक पावर देता है। पार्लियामेंट को जो पावर 2 में दिया था उसी पावर का एक्सटेंशन है आर्टिकल 3 में, कि कोई नया स्टेट कैसे फॉर्म होता है या किसी पुराने स्टेट के अंदर एरिया ऑल्टर कैसे होगा, उसकी बाउंड्रीज चेंज कैसे हो सकती हैं, या उनके नाम कैसे बदले जाएंगे। आजकल तो दौर भी नाम बदलने का चल रहा है। तो अब इस सारी सिचुएशन में आपको ये एग्जिस्टिंग स्टेट के
ऑल्ट्रेशन, बाउंड्रीज या नेम चेंज करना या नए स्टेट को बनाना, इसके पूरे पावर्स या रूल्स दे रखे हैं। यहां रूल्स बनाने की टर्म्स एंड कंडीशंस थी और यहां पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट खुद चेंज करेगी। अब इसमें दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहली चीज, एक केस आया राजा रामपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा कि जो ये अधिकार है ना, वो एक एब्सोल्यूट राइट है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। इसके साथ साथ इसका जो प्रोवाइजो है, उस राजा राम को अपन कनेक्ट करेंगे प्रोवाइजो से। अब इसमें एक ट्विस्ट है इस लॉ में। अब प्रोवाइजो ये कहता है कि जो जब भी कभी ऐसा लॉ लेके आना है, आपको कोई चेंजेस लेके आने, हमेशा रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होगा। इसके साथ साथ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जिन स्टेट्स का आप चेंज कर रहे हो तो हमें उनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी या उनसे एक ड्राफ्ट समझना पड़ेगा कि आप ऐसा चाह रहे हो कि नहीं। ट्विस्ट की बात कर रहा था वो ये था कि बिल जो है जो उस लोकल एरिया में लाया जाएगा और बताया जाएगा कि साहब आप बताएं आप ये नाम करना है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। उसके किसी भी एडवाइस की कोई इंपैक्ट पार्लियामेंट पे नहीं पड़ेगा। तो ट्विस्ट ये है कि भाई आप पूछ ही क्यों रहे हो फिर, जब उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो ये याद रखना कि यहां पर उनका कहना ना कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डिसाइड करेगा एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट के पास है। इसके साथ साथ एक बाबूलाल पराठे का केस है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें यह है वही वाली बात जो ट्विस्ट पे हम बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड to take in consideration the advices given by the state or local areas। तो आप ये समझो कि फिर लिखने का ही मतलब ही क्या, एडवाइस जब सुननी ही नहीं है तो फिर मांग ही क्यों रहे। अब इसके बाद आर्टिकल 4 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 4 एक बहुत सिंपल सी बात करता है कि भाई साहब जब भी आप कभी 2 और 3 में चेंजेस लेके आओगे तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कुछ ना कुछ इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग अफेक्ट पड़ेगा या कॉन्सिक्वेंशियल, इंसिडेंशियल या सप्लीमेंटल इफेक्ट भी पड़ना चाहिए। अब वो कहां पड़ेगा? वो पड़ेगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में। यानी कि आप कभी भी कोई भी चेंजेस लेके आते हो अंडर आर्टिकल 2 और 3, यू हैव टू चेंज आर्टिकल शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, सीजेशन ऑफ टेरिटरी। अब सवाल ये हुआ, इसके लिए कहानी सुनाता हूं मैं आपको, री बेरोबरी की कहानी। हाँ, वही जो प्रियम्बल में आप लोगों ने कहानी सुन रखी थी, री बेरोबरी, वेदर इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट प्रियम्बल। तो उसी चीज की कहानी क्या थी? अब री बेरोबरी की कहानी ये है कि जब पाकिस्तान के साथ एक बार इंडिया और पाकिस्तान एक एग्रीमेंट में आना चाह रहा था, हम बहुत सारी जमीन पाकिस्तान से इंडिया के नाम कर रहे थे और कुछ जमीन इंडिया से पाकिस्तान के पास जानी थी। वहां से एक प्रेसिडेंशियल एडवाइस सीख गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस सीख करी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से यह पूछता है कि साहब एक बात बताइए, क्या हम अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे दे सकते हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू? सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, आप सिर्फ अमेंडमेंट लाके आप अपनी प्रॉपर्टी को हटा सकते हो, आप यूं ही ट्रीटी के तौर पे नहीं कर सकते। क्यों? कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी यहां पर दे रखा था। कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी हमारे यूनियन ऑफ स्टेट में है। तो जब हम यूनियन और स्टेट की बात करते हैं तो वो सोवरेन है, वो ऐड तो हो सकता है लेकिन उसे कम नहीं किया जा सकता। अगर आपको कम करना है तो आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने पोर्शन को किसी और को दे पाएंगे। तो और अच्छे से समझना है तो हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको डिटेल में पढ़ना। आज तक इंडिया में कितने केसेस हुए हैं जिनमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस लिए गए हैं, उनका क्या इंपैक्ट हुआ और उसका क्या प्रोसेस है, इस हमने इसमें डिटेल में कवर कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से सिटीजनशिप पे बात करूंगा, उसके बाद हम स्टेट शुरू करेंगे। फिलहाल आपको इस टॉपिक के ऊपर डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद न्याय सर।